अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। बिजली के बिलों ने यकीनी तौर पर तमाम लोगों को परेशान करके रखा है और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क भर में एहतजाज भी हुआ, ताजर बिरादरी ने शटर डाउन हड़ताल भी की, इवन इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची भी एक रोज़ के लिए बंद रहा। और इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो निगरान हुकूमत है उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स की कोशिश की कि किसी तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो निगरान हुकूमत के आड़े था वो था कि अगर कोई वो रिलीफ देते हैं तो IMF की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आ सकता है, या दूसरी सूरत में कोई भी जो रिलीफ पैकेज है उसकी मंजूरी जो है वो हमें IMF से लेना होगी। अब इस सिलसिले में इस हफ्ते एक अहम पेशरफ ज़रूर हुई है कि IMF ने ज़रूर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको इतनी गुंजाइश दी है कि कुछ रिलीफ वो अवाम को दे सकें। लेकिन अगेन कुछ ऐसी शराइत उन्होंने आयद की हैं जिससे यकीनी तौर पर कुछ लोगों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन शायद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। तो शहबाज, आप ही ने खबर की थी कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कामयाबी तो ज़रूर मिली है, बट डू यू थिंक उसका जो इम्पैक्ट है या जो फायदा है, जो लोग सोच रहे थे कि लार्जर जो पॉपुलेशन को होगा, वो एटलीस्ट जो प्रपोजल आपकी खबर में सामने आया है उससे लगता नहीं है कि अवाम को उस तरह से फायदा मिले। तो अदरवाइज मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास इसका मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, यही वो रिलीफ शायद दे सकते हैं। देखिए कामरान, एक तो ये कि जो हुकूमत और IMF की अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको रिलीफ कहना दुरुस्त नहीं होगा। ये किसी भी किस्म की रिलीफ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि जो भी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को ये लेकिन अवाम जब हुकूमत अनाउंस करेगी वो तो आपको पता है कि स्पिन करते हैं ना, वो तो यही कोशिश करेंगे कि देखें जी ये हमने किसी तरीके से IMF को मना के एक रिलीफ देने की कोशिश की है। देखिए हुकूमत जो भी करे, जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी बात होती है। एक चीज़ अभी तक पॉजिटिव है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब की, कि वो कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं कर रहे जिसको वो कर ना सके। उनको शायद इमीडिएटली उनको सबक हासिल हो गया कि उन्होंने कहा था कि मैं इसका मसले का हल निकालूंगा, और इमरजेंसी में एक इजलास भी बुला लिया और बात फिर वो आगे नहीं बढ़ी। और जब वो कैबिनेट में मामला गया और जब वजारत खजाना ने उनको बड़ा क्लियरली बता दिया कि बगैर IMF के हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर जब मीडिया से भी मुलाकात की थी लास्ट टाइम में, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जब तक IMF से मामला तय नहीं पा जाते तब तक मैं किसी किस्म की अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि कल एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए वो डिटेल्स नहीं शेयर कर रहे थे। यही वजह थी कि अभी भी ऑल्दो कि अंडरस्टैंडिंग हो गई IMF के साथ, बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इसका ऐलान नहीं किया। कुछ एक्सपेक्टेशन थी आज की कि वो शायद कर दें, बट समरी एक चली गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म साहब की मंजूरी के लिए। तो जब वो मंजूरी दे देंगे, तो क्योंकि वो देंगे ही, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स की। नाज़रीन, हुकूमत ने जो IMF से रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि 400 यूनिट्स के जिनकी माहाना कंजम्पशन है जिन सारिफिन की, उनके लिए उनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान को कि 6 एक साथ में उनसे बिजली के बिलों की जो है वो रिकवरी की जाए। ये जो प्रपोजल था ये काबीना की तरफ से था, फिर बात 4 माह की एक साथ की हुई, फिर 3 माह की एक साथ की हुई, और ये प्रपोजल ये था कि 400 यूनिट्स जिनकी मंथली कंजम्पशन है उनके लिए, जो कि तकरीबन 32 मिलियन या 81% जो पाकिस्तान के कुल सारिफिन है वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे। और 19% सारिफिन के लिए हुकूमत समझती थी कि ये वो कैटेगरी है जो कि कोई भी प्राइस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस पर इनके मामला चले, जो एनर्जी की जो वजारत है उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार उनके साथ शेयर किए वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे, और जिसमें जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था IMF का कि 200 यूनिट से ज्यादा कि जिनकी कंजम्पशन है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, कि उनको किसी किस्म की भी कोई आप रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो भी वक्ती तौर पर जो उनको एक मिलना था कि वो अपने जो बिजली के उनके बिल है उनकी इंस्टॉलमेंट कर सके। तो जो चीज़ उनकी तय पाई है पाकिस्तान और IMF की, विच इज स्टिल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द फेडरल कैबिनेट, वो ये है कि 200 यूनिट्स के जो सारिफिन है उनको रिलीफ हुकूमत दे सकती है इस सूरत में कि जो उनकी बिल्स हैं मंथली अगस्त के, उसकी 3 एक साथ होंगी और 3 एक साथ में ये पैसा रिकवर हो सकता है। लेकिन जो टोटल इसमें जो कंज्यूमर जो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उसमें 1 से लेकर 100 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है वो तकरीबन कंज्यूमर है कोई 24,56,892, 6% ऑफ द टोटल जो कंज्यूमर्स हैं उनका ये बनता है। और 101 से 200 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है ये कोई 15,48,000 कंज्यूमर्स हैं, ये कोई 4% है। इनको भी जो चीज तय पाई है बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF एंड सब्जेक्ट टू द फेडरल कैबिनेट अप्रूवल, वो ये है कि जो 1 से 100 यूनिट्स वाले सारिफिन हैं
इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो वो जिन्होंने बिल्स पे कर दिए हैं और एक वो जिन्होंने बिल्स पे नहीं किए। जिन्होंने अदायगी कर दी है उनको जो सितंबर का बिल आएगा उसमें जो नेट इंक्रीज इनको जो बनता है वो 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बनता है। तो सितंबर के बिलों में जिन्होंने अदायगी कर दी उनको 2 रुपए 40 पैसे फी यूनिट उनके बिल से माइनस हो जाएगा। तो वक्ती तौर पर ये लगेगा कि इनका बिजली का बिल कम हो गया, लेकिन अक्टूबर में और फिर आगे नवंबर में इनके बिजली के बिलों से 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट इजाफी जो है वो चार्ज किया जाएगा। पुराना रेट जो बल्कि अब नया रेट हो गया है, जुलाई में जो रीबेसिंग हुई है उसका इंपैक्ट भी होगा और ये जो इजाफी है 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट इनको पे करना पड़ेगा। दूसरी जो कैटेगरी है ये है कंज्यूमर वो वाले जिनका 1 से 100 यूनिट तक की कंजम्पशन, और जो 101 से लेकर 200 यूनिट्स वाले उन्होंने बिल अदा कर दिए हैं, उनके जो बिजली के बिल्स हैं जुलाई के और जो उनकी कंजम्पशन हुई थी और जो इनको अब अगला बिल मिला इनको अगस्त का, उसमें से जब सितंबर का बिल जारी होगा तो 6 रुपए 40 पैसे फी यूनिट उसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस होगा ये फिर इनको जो अक्टूबर और नवंबर के जो बिल आएंगे उसके अंदर 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट इजाफी चार्ज होगा, क्योंकि वो पिछली किस्त आगे आ गई। तो 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट ये वो वाला देंगे अक्टूबर और नवंबर में, उसके साथ नया रेट का बिल और जो उनके बाकी जिनके चार्ज है वो सारे पे करेंगे। तो इन नटशल जिन सारिफिन ने अपनी अदायगियां कर दी हैं 1 से लेके 200 यूनिट्स तक, उनको 3 एक साथ में पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट से लेके 2 रुपए 40 पैसे फी यूनिट। कामरान, इसमें वो कैटेगरी जिन्होंने अदायगियां नहीं की इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग इतना एहतजाज कर रहे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी होप दिला दी कि हम इनको कोई ना कोई उम्मीद दे देंगे, इनको रिलीफ दे देंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाली जो कैटेगरी है इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट है, 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट इनको वो देंगे, इनके हर महीने देंगे, जिसमें 2 रुपया 40 पैसे इनका माइनस हो जाएगा। ये जो सितंबर का बिल आ रहा है फिर जिनका 200 यूनिट का उनका 6 रुपये 40 पैसे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पे सॉरी ये वाली कैटेगरी में माइनस नहीं होगा क्योंकि इन्होंने अदायगी नहीं की ना। यहां पे ये होगा कि सितंबर ऑनवर्ड्स जिन्होंने 100 यूनिट्स पे किए हैं उनको 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट उनको उनकी किस्त आ जाएगी, और साथ उनके जो इंपॉर्टेंटली लेट पेमेंट सरचार्ज लगेगा इनको। मतलब जिन्होंने बिल अदा नहीं किए वो अदा ना करने का जुर्माना भी देंगे और 3 एक साथ में इजाफी कीमत भी देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, और सेम इज द केस विद जो 200 यूनिट्स वाले हैं जिन्होंने बिल अदा नहीं किए। आपने इतनी लंबी वैसे तफसील बताई, बहुत जरूरी था आवाम की, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको 2 बातें बताता हूं। इसमें हमारे ऑफिस के एक ड्राइवर हैं, आपने 240 यूनिटें उनकी सर्व हुई, कुछ 9,000 के करीब उनका बिल था, और आपको पता है कि ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है, क्या हालात होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 200 यूनिट्स वाले यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि गरीबी लोग होते हैं, लेकिन जो 240 यूनिट वाला एक बेचारा ड्राइवर है वो कहता है कि एक मेरा कमरा है, एक पंखा चलता है, एक लाइट, और बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से वो घर में वो कहता है जी हम पानी की मोटर नहीं चलाते, हाथ से खुद वो पानी निकालते हैं। इवन देन 9,000, मतलब वो भी इस कैटेगरी से निकल गए। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि यकीनी तौर पर जो गरीब जो तबका है वो तो हर हाल में पिस ही रहा है, लेकिन ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, ये उनको भी हिट कर रहा है और बहुत जबरदस्त हिट कर रहा है। कि ये हम भूल रहे हैं कि शायद चलें गरीब को तो रिलीफ मिलना चाहिए। एक होता है ना कि चलें कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बल्कि लगता क्या है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि रुपए की जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो तो अपनी जगह पे वही हैं, रुपए की कदर जितनी कम हुई है, बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, और जब आपके बिजली का बिल आपके मंथली जो लेट्स से कि घर का जो किराया है उससे डबल हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई इससे फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी आपने खुद भी बता दिया, तो 400 यूनिट्स वालों को करते इवन बिल तो उन्होंने पूरा देना ही था, फर्क ये था कि चलें कुछ वो रिलीफ मिल जाता। तो आप ये समझ लें कि ये एक आई वॉश आप उसे कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। जो 240 यूनिट्स की आपने कंजम्पशन की बात की है, उनके लिए जो इंक्रीज आया कामरान वो तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट है उनका इंक्रीज, ठीक है। और उनका आफ्टर इंक्रीज जिस क्लास की आप बात करें, ये गरीब लोग हैं, इनका 35 रुपए फी यूनिट इनका बिजली की इनकी प्राइस है। इवन के जो 200 यूनिट वाला है उसकी जो आपकी मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि इवन अंडर 300 या 240 वाला या जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो इसी तरह के कोई गरीब आदमी है, जो कोई ड्राइवर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मजदूर है। तो या तो ये कहना कि चलिए 200 से ज्यादा जो यूनिट्स कोई ऐसी कैटेगरी होती कि उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बड़ी जबरदस्त है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इन नटशेल
गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है करने के लिए। आई थिंक नहीं, वो कल के प्रोग्राम में एक मैं बात बताऊंगा जहां पे इन्होंने काम करने हो ना इन हालात के अंदर भी, वहां पे भी कर गुजरे। मैं आज वो करना चाह रहा था, वो कल उस पर थोड़ा सा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक में भी जाना है। नहीं, अभी तो चीजें कहानी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। ये जो इतना भी उन्होंने अपनी तरफ से IMF ने आपको अलाउ किया कि 200 यूनिट्स का, उसके बदले में 3-4 हुकूमत ने काम करने हैं। ये जो आपको पता है ना कि कल जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धुआंधार उन्होंने कहा जी कि अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं चोरी के खिलाफ। ये हुकूमत ने खुद नहीं किया। दिस इज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद द IMF कि आपने 3-4 जो काम है वो इकट्ठे कर रहे हैं। जब 200 यूनिट्स का आप रिलीफ अनाउंस करेंगे तो उसके साथ साथ और क्या काम करना है? उसके साथ ये काम करना है कि आपने प्लान देना है कि जो बिजली की चोरी हो रही है वो कैसे आप खत्म करेंगे। उसके साथ दूसरा प्लान आपने ये देना है कि जो माजी के इतने एरियाज पड़े हुए हैं जो बिलों की अदायगियां नहीं, विच नाउ रन्स इनटू एटलीस्ट 2500 अरब रुपए का फिगर आ रहा है जो खुद पावर सेक्रेटरी ने दिया, जो रिकवरी का रहता है। उसका प्लान देना है कि आपने कैसे वो रिकवर पैसा करना है, और मोर इंपॉर्टेंटली गैस की कीमतों में इजाफा करना है। अब ये जो गैस की कीमतों वाला है, जब PDM की हुकूमत थी तो ये इजाफा तब हो जाना चाहिए था। एज पर द लॉ जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जब प्राइस डिटरमिन कर देती है तो उसके 45 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन निकालना होता है, लेकिन पिछली हुकूमत ने उसका अप्रूवल नहीं दिया। तो जो ऑगरा ने डिटर्मिनेशन किया उसके मुताबिक जो सुई नदरन गैस पाइपलाइन कंपनी के कंज्यूमर्स हैं जो इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनके लिए 50% इंक्रीज डिटर्मिन की हुई है, और जो कराची और बलूचिस्तान या सिंध और बलूचिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 45%। और ओवर एंड अबव दैट उन्होंने कहा जो वेटेड एवरेज जो कॉस्ट ऑफ गैस है, जिसका मतलब यह है कि जो आप इंपोर्टेड गैस पाकिस्तान मंगवा रहा है अभी उसकी जो प्राइस है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर से आप चार्ज नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी वो इंपोर्टेड गैस और लोकल गैस इनकी बास्केट एक बनाइए, उसके बाद उसकी एवरेज प्राइस डिटरमिन कीजिए और वो आप सारिफिन से आप रिकवर करें। और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उनका ये ख्याल है कि 1 जुलाई 2023 से होनी चाहिए। बट जब मेरी कंसर्न एनर्जी मिनिस्ट्री के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस चीज़ का इस पे देखना पड़ेगा कि जो कानून है उसके मुताबिक क्या आप पीछे से जाके ये रिकवरी कर सकते हैं या नहीं। ये तो हो सकता है कि हम अक्टूबर से कर दें या सितंबर से कर दें, बट क्या हम जुलाई से कर सकते हैं या नहीं। उसका एक इम्पैक्ट जो देखने वाली चीज़ है, ये जो बिजली के बिलों पर शोर पड़ा हुआ है ना, वो उसमें भी यही गलती इनसे हुई थी कि जब अगस्त के इन्होंने बिजली के बिल्स भेजे तो उसमें जुलाई से इन्होंने एडजस्टमेंट तो तकरीबन 14 से 15 रुपए फी यूनिट। तो इन अदर वर्ड्स देखें, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर गैस की कीमतों में ये शर्त मान ली जाती है 50% इजाफा होता है, आपको पता है कि 1 माह के बाद मौसम सरमा का आगाज होने वाला है, बिजली की कंजम्पशन तो हो जाएगी कम और गैस की जो कंजम्पशन है वो आपको पता है कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर गर्मियों में लोग बिजली के बिलों को रो रहे थे तो इसका मतलब है कि सर्दियों में फिर गैस के बिलों को रोएंगे। तो बात वही है कि आवाम के लिए मौजूदा सूरत हाल में कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। बाकी बात जो आपने की कि वो काम IMF ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो खुद जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं कि सालाना उन्होंने कहा है कि कोई 590 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। पूरा डाटा उन्होंने फीडर वाइज एक एक जगह करके बताया। तो इंतजार किस बात का है जब इनको पता है कि फलां जगह से कितनी कलेक्शन हो रही है, कितनी बिजली चोरी हो रही है। तो आई थिंक सिंपल तरीका है इसको ट्रैक डाउन पहले ये इस तरह का प्लान उस वक्त के वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी शेयर हुआ था, हम 100 अरब रुपए की वहां से एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेंगे। जब जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसी दिन सुबह के वक्त मेरी इनके एक अहम जो ऑफिसर है पावर डिवीजन के, उनसे बात, उनका जब हम ये काम करने जा रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। मैंने कहा आपको ये पता है कि 590 अरब रुपए की चोरी हो रही है, फिर आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने चोरी की है। और उन्होंने कहा जी मैं हाँ, तो मैंने कहा फिर आज फिर आप ये अनाउंस कीजिएगा जाके कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इन ऑफिशियल्स को सैक कर दिया है। उसके बाद फिर मुझे पता चलेगा कि आप संजीदा नहीं, वो हो नहीं सकता। रिशफलिंग भी जी छोड़े, जी रिशफलिंग कर रहे हैं वो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल ले लिया। एक जो बंदा चोरी यहाँ पे हैदराबाद में करवा रहा है उसको सखर लगा दो, सखर जाके चोरी करवा लेगा। अगर नहीं जी हम 15-20 दिन के बाद फिर उनको प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे। अभी भी ये लोग जो रिफॉर्म्स हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंप्रूवमेंट है उसमें संजीदा नहीं है। मुझे ये सारा काम जो बिजली चोरी रोकने वाला है, मैं इस निगरान हुकूमत को तो ब्लेम नहीं करूंगा। इनको जुमा आए 8 दिन हुए हैं और कितने दिन रहते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन ये वो काम है जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनके करने के थे। वो तहरीक इंसाफ की के 4.25 साल हो या 16 माह PDM की हुकूमत के हों, ये काम उनके करने के थे। अगर ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती, अगर कुछ वो स्टेप्स ले लेते, लाइन लॉसेज और चोरी
जो बिजली की होती है उसको कम करने की कुछ एफर्ट करते तो शायद आज अवाम इस तरीके से रो ना रही होती। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और बुरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे अब जो कर्जों का बोझ है वो आप कह सकते हैं कि एक अनसस्टेनेबल होता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश तो ज़रूर निगरान हुकूमत या जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं ये तासुर देने की कर रहे हैं कि जो मुश्किल वक्त है वो गुजर जाएगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाल हो जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का वो है कि बढ़ता हुआ कर्जों का बोझ। और ये जाहिर है कि अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं स्टोरी, लेकिन जो अब अलार्मिंग जो फिगर आया है, पहले ये जो माली साल का आगाज हुआ जुलाई में, जो सिर्फ सूद की मद में पाकिस्तान ने पैसा दिया है वो बनता है 537 अरब रुपए। कम है ना, थोड़ा सा तो नहीं है। आप कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अमेरिका की मैशत होती या नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टैक्स कलेक्ट किया जुलाई में वो था 538 अरब रुपया। ठीक है, कितना? 538 अरब रुपया। और सूद की अदायगी और 537 अरब रुपया। तो 1 अरब उन्होंने बचा लिया अभी भी। अब उस 1 अरब से पूरा मुल्क चल गया। 1 अरब वो और कोई 139 अरब रुपया नॉन टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा किया। तो टोटल इनका जो वो महसूलात थे कामरान, वो कोई रफली इनके जो बनते थे वो मतलब इतने नहीं है कि ये अपना सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी दे देते सूबों को अदायगी करने के बाद। मोटी जो बात है वो ये है कि क्या, अभी ये बताते हैं नंबर्स भी, बट क्या हमने सबक सीख लिया है? मैं नंबर्स में बाद में आऊंगा, पहले ये बात करूंगा सबक सीखने वाली। अभी भी हम सबक नहीं सीख रहे। इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गया और उसके ऊपर जो सूद बढ़ रहा है, उसके बावजूद अभी भी महंगे तरीन कर्जे सिर्फ बजट फाइनेंसिंग के लिए लिए जा रहे हैं। कल ही एक मीटिंग हुई जो एक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, उसने इस चीज की मंजूरी दी, इस कॉन्सेप्ट की कि पाकिस्तान एशियाई तरक्याती बैंक से $300 मिलियन का कर्जा एफबीआर में इस्लाहात के लिए 7 साल के अरसे के लिए डॉलर टर्म्स में 6% शरह सूद पे ले ले। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कौन लोग हैं ये, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि एफबीआर में इस्लाहात। और इस्लाहात क्या है? इस्लाहात ये है कि जो टैक्स गैप है उसको कम करना है, जो टैक्स कंप्लायंस है उसको इंप्रूव करना है, जो आपको टाइम लगता है टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में, टैक्स पे करने में, उसको कम करना है। वो अल्लाह के बंदो, इसके लिए कोई कर्जा चाहिए, वो भी 6% डॉलर टर्म्स में सूद के ऊपर आपको चाहिए, या इसके लिए मेरे पास तजवीज़ है इसमें 2-4 जो रीजनल ये टैक्स के ऑफिस होते हैं उनको टास्क दे दें, $300 मिलियन वो मेरे ख्याल में इकट्ठा कर लेंगे, उससे रिफॉर्म भी हो जाएंगी। देखिए रिफॉर्म भी हो जाएंगी ना। बेसिकली ये जो कर्जा हम क्यों मर रहे हैं, सारी सूरत में क्यों पहुंचे हुए, ये बैकग्राउंड में इसलिए, ये सिर्फ एक काम नहीं है। 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन का कर्जा लिया इसी काम के लिए। और मैं उस वक्त मैंने काफी इस पे लिखा भी, हम बोले भी, इस प्रोग्राम में भी बात की, मत लें। इन सारी चीजों के बावजूद वजीर आजम चाहे इमरान खान हो, वजीर आजम चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, वजीर आजम चाहे अनवारुल हक काकड़ साहब हो, और नो ऑल, इन सबको एक साइड पे कर दीजिए। अब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो कह रहे हैं कि एफबीआर को की इस्लाहात करो। जो मेरे जराए बता रहे हैं, पिछली जो मीटिंग थी SIFC की, उसके अंदर आर्मी चीफ ने एड्रेस किया फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप इसमें रिस्ट्रक्शन करें एफबीआर के अंदर, और उसमें आप इनकम टैक्स के लोगों को और कस्टम्स के लोगों को इन्वॉल्व किए बगैर इसकी रिस्ट्रक्शनिंग करें। तो अगर ट्रस्ट लेवल ये है और फिर आप कर्जा लेके ये काम करना चाह रहे हैं, तो कल जिन लोगों ने इस चीज की अप्रूवल दी है उनकी भी पेशी हो जानी चाहिए। और जिन लोगों ने ये प्रपोजल बनाया कर्जा लेने का और निगोशिएट कर चुके हैं हम एशियाई तरक्याती बैंक से, वो इस चीज का वेट कर रहे थे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो CDWP से, उसके बाद ये अगला वो प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने रिक्वेस्ट की थी ADB को अब सितंबर में कर्जा मंजूर कर दें, हमारे रिजर्व्स फिर नीचे जा रहे हैं, और ADB कह रहे हैं कि हम नवंबर तक ये अप्रूव करेंगे। तो दिस इज द बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज, मैं एक सूरत में हक में हूं कि अगर ADP या जो भी कर्जा अगर दे एफबीआर की इस्लाहात के लिए, शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो पैसा दें चुप करके एफबीआर के जितने अफसरान हैं ना उनको गोल्डन हैंडशेक दें, उनको कहें यार जो जो आपका हिस्सा बनता है थैंक यू वेरी मच, आप घर जाएं, आपने बड़ी खिदमत कर ली है, आप छोड़ दें, एफबीआर खुद ही चल जाएगा। उस सूरत में ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी इन्वॉल्व है।
ऑफ कोर्स कुछ लोग वजीर बनते हैं और अपने वजीर तो नहीं या कुछ और उनके ओहदे होते हैं और उन्होंने जो टैक्स कंसेशंस लेते हैं, वो भी एक कहानी है, वो मैं अभी रोकी हुई है, मैं उस पर लिखना है कि कैसे एक शख्स का FBI ने करोड़ों का टैक्स बनता था जो चंद लाख में लिया, और वो पिछली जो काबीना थी उसके मेंबर थे। ठीक है, ये वाली काबीना नहीं, इमरान खान वाली जो काबीना थी। एनीवे, अच्छा अब ये आ जाते हैं नज़र, ये जो जुलाई का महीना था, ये जो फिस्कल ऑपरेशन है उस लिहाज से काफ़ी इसके नंबर्स जो बुरे रहे हैं। जो हुकूमत की खालिस्तान आमदन थी उससे तकरीबन इनकी जो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हुई है उससे 156 अरब रुपया ज्यादा थी। आज से कुछ माह पहले तक ये सूरत हाल होती थी कि जितना नेट इनकम होती थी फेडरल गवर्नमेंट की सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद, उतना ही उनका जो है रफली उनकी कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होती, कुछ पैसा बच के फिर दिफा पे भी खर्च हो जाता था। अब सूरत हाल ये हो गई है कि इनकी आमदन जो थी वो इतनी नहीं थी सूबों को पैसे देने के बाद कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी भी कर सकें। असल कर्जा वापस करना तो वो बहुत बाद की बात है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब जो पाकिस्तान का जितना भी निज़ाम चल रहा है वो इस चीज़ के ऊपर चल रहा है कि कर्जा लो और कर्जा लेकर आप कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करो। एक और जो इंटरेस्टिंग एपिसोड इस हफ्ते हुई वो ये थी कि ये जो हफ्ता चल रहा है या अगले कुछ दिनों में वफाकी हुकूमत को कुछ अदायगियां करनी थी, और जिसमें जो पुराने कर्जे थे वो वापस करने थे, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करनी थी, और कुछ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो एम्प्लॉइज थे उनको जो नॉट एम्प्लॉइज उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाती है, इन तमाम चीज़ों की अदायगियां करनी है हफ्ते 10 दिन के अंदर। और टोटल जो वॉल्यूम इस बनता था इन सारी चीज़ों का वो तकरीबन बनता है कोई 2600 अरब रुपए के करीब। उसके अगेंस्ट इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ था कैश बफर में वो रफली कोई 1200 अरब रुपया पड़ा हुआ, तो कोई 1500 अरब रुपए के करीब एक गैप था। और ये चीज मार्केट में तो आ जाती है। तो 2 दिन पहले जब इनको कर्जा लेने के लिए ये जो मार्केट में गए, शरह सूद 22% है, और चूंकि IMF के प्रोग्राम में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली तो हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे सकती, तो स्टेट बैंक ने एक हाथ से पैसा दिया कमर्शियल बैंकों को कि तुम जाके ये वफाकी हुकूमत को दे दो। उन्होंने एक हाथ से पैसा लिया और बजाय कि जो नॉर्मल पिछले रेट चल रहे थे 22% के ऊपर वो 1% रफली या उससे भी कम वो लेते हैं अपना इंटरेस्ट रेट, 23% के आसपास कर्जा दे देते, उन्होंने 24.5% पे कर्जा हुकूमत को दिया 3 माह के लिए। कमर्शियल बैंकों ने वो पैसा जो उन्होंने लिया ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से है और उधर से पकड़ के उधर पकड़ाना, उसमें कोई 2.5% ये ज्यादा पैसा कमा गए। इसके ऊपर इशू तो काफी बना, लेकिन हुकूमत के पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि 2600 अरब रुपए के करीब अदायगियां करनी और खजाने में पड़ा हुआ आपका 1200 अरब रुपया या उससे भी कम, तो फिर मार्केट आपको एक्सप्लॉइट करती है। तो कामरान, ये जो इस वक्त जो काफी खतरनाक हद तक जो सूरत हाल है ना वो खराब हो चुकी है। इसमें डेट ऑफिस का इतना शायद कसूर नहीं था, उसको ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा महंगा कर्जा उठा लिया। मेरी जब डेट मैनेजर से बात हुई इस हवाले से, उन्होंने देखें जी हम क्या करें, जब मार्केट में ये खबर आ रही है कि जो शरह सूद 22% है वो 25% हो जाएगी, तो कमर्शियल बैंक फिर हमें क्यों वो कर्जा देंगे 23% की। बहरहाल उन्होंने कहा जी बावजूद इसके जो 1300 अरब रुपया रफली इन्होंने कर्जा लिया 3 माह के लिए, उसमें से उन्होंने कहा जी 926 अरब रुपया हमने लिया कोई 23.25% पे, जो गिवन द गिवन सर्कमस्टांसेस फिर भी बेहतर था। बट अब सूरत हाल ये एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस माली साल में इन्होंने कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए रखा हुआ 7300 अरब रुपया, और जिस तरीके से अब सूद भी अदायगियां बढ़ रही हैं और शरह सूद भी ऊपर जा रही है, तो ये 7300 अरब, मेरा शक मतलब आपको इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट के डेफिनेटली इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान जो है कर्जों और सूद की मद में जो है वो अदायगी करेगा जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैशियत के हवाले से जारी रखेंगे बात, और वो होगा कि क्या जो क्रैक डाउन है, जो मनी चेंजर्स हैं, वो हल है रुपए की कदर को सस्टेन करने के हवाले से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले फ्राइडे और सैटरडे को जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकातें हुई कराची और लाहौर में, जो पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन थे, और उन मुलाकातों में के बाद एक चीज़ सामने आई कि जो रुपए की गिरती कदर है उसको कैसे काबू करना है। एक जो फैक्टर सामने आया कि क्योंकि मार्केट के अंदर जो फोर्सेस हैं वो मैनिपुलेट करती हैं, और उसके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला हुआ, और शहबाज हमने देखा कि फिर वो क्रैकडाउन का आगाज हुआ, और मंडे से जब मार्केट ओपन हुई तो हमने देखा कि ओपन मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने को मिला। और आज जब मार्केट क्लोज हुई है वीकेंड पे, तो हैरान कुन तौर पर जो इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है, अब उसमें कोई फर्क नहीं है।
अब थोड़ा सा है but सा है, लेस देन 1%, बट इट इज गैर मामूली बात है, रिमार्केबल चीज है ना। बट डू यू थिंक जो मेन क्वेश्चन है हमारे यहाँ, इससे पहले भी ये काम होता रहा है, ये चीज सस्टेनेबल है? क्योंकि जो असल आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आय नहीं है, तो डू यू थिंक दैट क्रैक डाउन करने से ही हमारा मसला हल हो जाएगा और रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी? देखिए कामरान, इस दफ़ा जब एक्सचेंज रेट रुपए की कदर कम हो रही थी और डॉलर की ऊपर जा रही थी, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में, मेनली ओपन मार्केट में, उसका पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल थे उससे एज सच ताल्लुक नहीं था। क्योंकि अगर आप पिछला 1 महीने का आप पीरियड उठा के देख लें, जब से केयरटेकर्स ये आए हैं, कोई मेजर फंडामेंटल कोई डिटीरियोरेशन नहीं हुई। जो जैसी खराब सूरत हाल थी वैसे ही थी। रिजर्व्स भी बाय एंड लार्ज उसी कैटेगरी में चल रहे थे, 60, 70, 80 मिलियन डॉलर कम हो रहे थे पर वीक। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से रिजर्व्स में कमी नहीं हो रही थी। हमने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिटेल्स में ये बात की थी कि क्यों ओपन मार्केट में रुपए की कदर जो है वो कम होती है, डॉलर ऊपर जाया जा रहा है, और क्यों इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो ये वाला जो डंडा चला है आर्मी का, लेट्स टेक द नेम नाउ, ये आर्मी का डंडा चला है। इसके अंदर वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्कीम इंप्लीमेंट की है कि जिसमें उन्होंने एक्सचेंज कंपनियों को, जो बी कैटेगरी को, उनका 3 माह में बंद, और जो बी वाली है उनको ऑप्शन है कि या वो मर्ज कर लें आपस में और एक कैटेगरी में आ जाएं, और या फिर एक कैटेगरी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके साथ अपने आपको जाके मर्ज कर लें, या उन्होंने दूसरा एक और जो उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपनी जो है वो एक्सचेंज कंपनीज बनाए, क्योंकि उनको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना आसान हो जाता है। अगर एक हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं करना तो बहुत अच्छा पहले कर लिया होता। तो ये जो डंडा चला है आर्मी का, ये बिल्कुल ठीक चला है, ये चलने की जरूरत थी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो इस सारी इक्वेशन में इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको मिलकर इस पे काम करना होगा, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें गवर्नमेंट और जिसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो। अब ये सस्टेनेबल रह सकता है या नहीं रह सकता, जो आपका सवाल है, ये सस्टेनेबल रह सकता है क्योंकि आप बॉर्डर्स पे स्मगलिंग बंद करें, जो इन्होंने करना शुरू कर दी है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो गई हैं। उसके अलावा जो होर्डिंग हो रही है उस पर तो ऐसा चीज नहीं कर सकते, लेकिन जब एक्सचेंज कंपनीज रेगुलेट हो जाएंगी तो फिर जो है मामला बेहतर हो जाएंगे। हाँ, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात है, अगर वो डिटीरियोरेट होते हैं और उसके बाद एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आता है तो वो बात समझ में आती है। जो फंडामेंटल सेम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं उसमें कोई मेजर को, लेकिन मेरा एक आपसे सवाल, आप कहते हैं कि फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके सेम हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ क्यों डॉलर्स लोग खरीदते हैं, वो इस एंटिसिपेशन में ही खरीदते हैं कि इस मुल्क में अगले 6 माह, साल हालात बेहतर नहीं होंगे, रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए ही, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको सामने रखते हुए वो ये काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको कंप्लीटली आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। वो एक फैक्टर नहीं है ना, होर्डिंग वाला एक फैक्टर नहीं है। एक तो कि डॉलराइजेशन जो इकोनॉमी की हो रही है, जिस तरीके से सारा काम हो रहा है कि लोकल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी डॉलर में उसकी अदायगी हो रही है पावर सेक्टर में, ये गलत है। अब करेंसी को एक्सचेंज, आप ट्रेडेबल कमोडिटीज को ऐसे मत बनाए, मुनाफा बख्श इसको कारोबार मत बनाए, एक्सचेंज कंपनी को बंद करना पड़ता है, कंपनीज को एक्सचेंज को बंद कर दें इनको। हमें डॉलर की जरूरत उस वक्त खरीदना चाहिए या खरीदने की इजाजत होनी चाहिए जब हमें वाकई उसकी जरूरत है। हुकूमत ने करने की कोशिश की, स्टेट बैंक ने, लेकिन ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, आप जाते हैं $200 लेने के, आपकी तस्वीर भी खींची जाती है और CNIC भी आपसे लिया जाता है। यही एक्सचेंज कंपनी जो आपकी तस्वीर भी खींचती है, वो पिछले दरवाजे से $10,000 ले लें, जाके ₹5 ऊपर लेके आपको दे देती है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको मेरे ख्याल दुरुस्त करने की जरूरत, ये बिल्कुल इनका ठीक एक्ट है, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं इसको और रेडिकल लेता हूं कि ये IMF को आपको लगता है कि एतराज नहीं होगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप में मैनेजमेंट जो है ना, ओपन मार्केट में ये उस तरीके की मैनेजमेंट नहीं हुई। अगर कोई धंधा कर रहा है स्पेकुलेशन का, अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, डॉलर पाकिस्तान से खरीद के अफगानिस्तान स्मगल कर रहा है, ईरान की से जो स्मगलिंग, बार डंडे की बात करें, इसहाक डार भी तो यही काम नहीं करते, इसहाक डार ये काम नहीं करते थे, वो और तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर उनको एतराज होता था। वो ओपन मार्केट आप देख रहे हैं, जो इंटरबैंक उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इधर से इंटरबैंक भी ऊपर जा रहा था, लेकिन जिस स्पीड से ओपन मार्केट में अगर 335 पे $1 चला गया, आज वो 305 पे आ गया, तो मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था ना वहां पे। और एक्सचेंज कंपनीज अब मजबूर है ये बात कहने पे ये काम ठीक हो रहा है, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है।
मैं तो इनको जो भी इसमें है उनको मैं यही कहूंगा कि इनके जितने भी कारनामे गलत हैं, एक्सचेंज कंपनीज के तमाम गलती है, इसमें कुछ ठीक भी हैं, वो आवाम के सामने लेके आएं ताकि पता चले कि इनको बंद करना क्यों जरूरी है। चलें, लेट्स सी कि ये कितना सस्टेनेबल रहता है, क्योंकि उसके साथ साथ हमें अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी हैं, उनको भी ठीक करना है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके जो बढ़ते दहशतगर्दी के हमले हैं पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।